हेलो बच्चों। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये किस फेज में होता है, सबसे पहले हम लोग इसको बात करते हैं। चूंकि रिवीजन का फेज है, ये सेशन है, इसलिए हम लोग उसी से चीजों पर ज्यादा बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल यहाँ पर कि रेप्लिकेशन होता कब है, तो रेप्लिकेशन इस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा बच्चों, G1S G2M सेल साइकिल में ये कुछ फेजेज आप लोगों को याद आ रहा होगा। फिर से सुन लीजिए, G1S G2M ये सेल साइकिल के कितने सारे फेजेज होते हैं, तो उसमें से इस फेज में रेप्लिकेशन होता है। ये रेप्लिकेशन के बारे में पहले कौन बताया? वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया तो उस समय उन्होंने बताया क्या चीज कि ये डीएनए अपनी रेप्लिका बनाना जानता है, इसका रेप्लिकेशन हो सकता है। रेप्लिका मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन सकती है। और ये बच्चे कैसे होता है, इसकी मैं आप देख रहे हैं, इस एक फिगर दिया गया है यहाँ पर। एक नॉर्मल डीएनए है, जब इसको रेप्लिकेट करना होता है तो बीच से कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से वह क्या होता है, बाइफर्केट कर जाता है, अनवाइंड हो जाता है। और अनवाइंड होने के बाद उस पर नए दूसरे थ्रेड जो है, या ये कहा जाए कि स्ट्रैंड जो है, फिर से डेवलप कर जाते हैं। और ये देखिए, एक डीएनए जो है अब दो डीएनए में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, इसकी क्या मैकेनिज्म है इस पर चर्चा करेंगे। मैकेनिज्म पर चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें किन किन एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, इसको एक साथ हमने इकट्ठा कर लिया है। बीच में हम लोग इनकी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे। तो पहला क्या चीज है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, तीसरा गायरेज, और चौथा जो है लाइगेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट डीएनए के रेप्लिकेशन में होता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर में। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, पहले बच्चे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स क्या होता है, इसका अनवाइंडिंग होता है, इसका अनवाइंडिंग होता है। जैसे हम लोग बात कर लें, सपोज कर लीजिए ये कॉइल है, ठीक, ये बीच से क्या होगा, ये अनवाइंडिंग होगा। ये आप देख रहे हैं, ये डीएनए का अगर शक्ल ले लें हम लोग, इसी तरह से है, इस पे तो बीच से ये क्या होगा, ये अनवाइंडिंग होगा। ये हमारी उंगलियां किस की काम कर रही हैं, एंजाइम्स की काम कर रही हैं। और ये दो उंगलियां कौन कौन से हैं, दो एंजाइम्स हैं। और इन एंजाइम का नाम है क्या चीज, पहला का नाम है डीएनए गायरेज और दूसरा डीएनए हेलिकेज। ये दोनों एंजाइम्स मिलकर के इस डीएनए को किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपने पढ़ा होगा ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसी पॉइंट पर रेप्लिकेशन होता है। यानी उसी पॉइंट पर क्या होगा, रेप्लिकेशन यानी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होगा। अब चलिए, अनवाइंडिंग हो गया। अनवाइंडिंग हो जाने से क्या होगा, अब इसका शेप वाई शेप्ड हो जाएगा। बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे, अगर एक फिगर बनाया जाए, अगर सिंपल फिगर बनाया जाए, ठीक, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे वाई शेप्ड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, सपोज कर लीजिए ये
हम इसको बी से अनवाइंड कर रहे हैं, तो किसी एक का हाफ लीजिए तो वो कैसा दिखेगा, वाई शेप दिखेगा। दाहिने तरफ से हाफ में ले लीजिए वाई शेप, यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से अगर हाफ हाफ कर दिए तो वाई शेप दिखेगा। अर्थात ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क करते हैं बच्चों। इसका नाम क्या चीज है, रेप्लिकेशन फॉर्क। स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे, ठीक। अब रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया, बन गया इस तरह का स्ट्रक्चर, अर्थात हमारी ये पॉइंट का काम हो गया। अब क्या होगा कि प्राइमेज का एडिशन होगा बच्चे, प्राइमेज। अब जैसे दूध को दही बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले उसमें दही के थोड़ा सा अमाउंट जो है डालने पड़ते हैं, वैसे ही एक प्राइमेज बनता है। प्राइमेज जो होता है नेचुरली सेल में तैयार होता है, वह न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, जिनकी संख्या कितनी न्यूक्लियोटाइड्स की हो सकती है, 10 से लेकर के 60 न्यूक्लियोटाइड्स के ये प्राइमेज हो सकते हैं। लेकिन अंतर यहां पर यह है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे, क्योंकि आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहां जो प्राइमेज जो बनेंगे, ये बनेंगे क्या चीज के, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बनेंगे। कितने होंगे इनके न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या, 10 to 60 की हो सकती है। और इनका एडिशन होगा एक एक टेम्पलेट पर। अब इस एक एक इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। इसको हम लोग टेम्पलेट, फर्स्ट टेम्पलेट, सेकेंड टेम्पलेट। अर्थात आपको बात कहा जाए कि ये 2 टेम्पलेट हो गए। अगर हम लोग इसका एंड की भी बात कर लें, अगर हम लोग इसके एंड की बात कर लें तो हम लोग इसको कहें 5 ये हो गया 3 ये 3 तो ये हो गया क्या चीज, 5 तो बच्चे हम लोग बात करें कि हमेशा रेप्लिकेशन जो होता है 5 to 3 एंड की तरफ में होता है, 5 to 3 एंड की तरफ में होता है। तो अब आप देखिए ये है 5 तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 ये 3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अर्थात यहां पर सबसे पहले एक आ जाएगा क्या चीज, प्राइमेज। ये हो गए प्राइमेज, यहां एक प्राइमेज हो गया, यानी कि 5 एंड हो गया, तो ये इधर हो गया क्या चीज, 3 एंड। 3 एंड पर ये प्राइमेज जो है ऐड हो जाएंगे। अब प्राइमेज जब ऐड हो जाएगा तो इसका एक जो फ्री एंड है, वह फ्री एंड कौन सा होगा भाई, OH ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप वो फ्री है। उसी पॉइंट पर क्या होगा, अब एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा। देखिए एक चीज बात करते हैं लेकिन ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये साइटोप्लाज्म में किस रूप में फ्रीली अवेलेबल है। ये मान करके चलिए कि ये अवेलेबल है DAMP, मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। D for डीऑक्सी, A for एडेनिन। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज के बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं सुगर यानी कि राइबो, नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिल गए तो न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। तो ये हो गए डीऑक्सी
यानी कि एक शुगर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये हो गया एडिनोसिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस। मोनोफॉस्फेट यानी फॉस्फेट की संख्या यहां पर एक है। ऐसे रूप में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। एक जगह पर क्या हो सकता है, टी भी हो सकता है, यानी कि डीऑक्सी थाइमिन थाइमिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, बात है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे रूप में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है अवेलेबल होंगे। CMP, DTMP और DGMP। ऐसे रूप में ये कहां पर अवेलेबल है, साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। तो इनको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का मतलब क्या चीज, इनमें दो मॉलिक्यूल्स जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाए जाएंगे। फॉस्फेट लगा देने से ये काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे और यह एनर्जेटिक फॉर्म में ये ऐड होंगे यहां पर। जब ये एनर्जेटिक होगा, बच्चा सोया हुआ है, पढ़ेगा नहीं, उसको जगाया जाएगा। जगाया जाएगा यानी कि एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा और तब बैठ करके वो पढ़ेगा। यानी कि सपोज कर लीजिए कि माँ क्या करती है, आप सोए हुए हैं, आपको माँ क्या करती है, जगाती है, अपना एनर्जी आप पर लगाती है और जब आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, सोने के बाद फ्रेश महसूस करने लगते हो, तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो और माँ अपने जगह पर चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। उसी तरह से यह अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें एनर्जी लगा। क्या एनर्जी लगा भाई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है H3PO4 का एडिशन हुआ, यानी कि 3 फॉस्फेट बन गए, अर्थात ये बन जाएगा DAMP। क्या चीज में बन जाएगा, DATP में बन जाएगा। सारा जो है टीपी यानी ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि DATP, DCTP, DTTP और DGTP ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि इसकी एक्टिवेशन हो गई। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये आरएनए का, ये प्राइमेज क्या चीज का बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स बताए थे हमने, 10 to 60। उसके 3 कार्बन पर जहां पर OH लगा हुआ है, उस एंड पर इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होने लगेगा। इन न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होने लगेगा बच्चों। तो ये धीरे धीरे जो है इस पर इस तरह से लगेगा, अर्थात यहां इसका 5' होगा और इसका 3' होगा। लेकिन एक चीज बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे ये कंटिन्यूअस इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये बता दिया जाए। फिर से हम आते हैं वापस, ये देखिए, अगर सपोज कर लिया जाए कि हम इधर खोल रहे हैं, इसको अनवाइंड कर रहे हैं, एक तरफ तो बढ़ेगा और एक तरफ में क्या चीज, एक तरफ में आगे बढ़ेगा इस तरह से, और एक तरफ में बार बार जो है हम इधर बढ़ेंगे। देखिए ऐसे हम ऐसे बढ़ेंगे, इधर से सीधे बढ़ेंगे, मतलब कि जो रेप्लिकेशन होगा, ध्यान से बात करेंगे कि इधर से जब यानी कि 5' एंड से 3' तरफ में जाएगा तो 3' to 5' वाले टेम्पलेट पर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब इस वाले टेम्पलेट पर जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा, क्योंकि बार बार वो क्या हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है, फिर आगे बढ़ेगा। जब जब अनवाइंडिंग होगा तब तक ये एडिशन क्या होगा, होते जाएगा। तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में आगे बढ़ता है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसका नाम क्या है बच्चे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं।
ठीक। अब देखिए ऐसे ही जो है यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। हम लोगों ने बात कर लिया क्या क्या चीज हम लोगों ने एंजाइम्स की बात की थी। पहला डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मतलब यही एडिशन कराएगा फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक। हेलिकेज और गायरेज इसका अनवाइंडिंग करा दिया था। ठीक है। और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे और जोड़ने वाला जो एंजाइम होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उसको कहते हैं लाइगेज। उसका नाम क्या चीज है, लाइगेज। लाइगेज नाम के एंजाइम से ये सारे फ्रैगमेंट्स जो होंगे जुड़ जाएंगे और ऐसे ही नेचुरल जो है एक नया फ्रैगमेंट जो है या ये कहा जाए कि डीएनए का रेप्लिका तैयार हो जाता है। तो यही विशेष तरीका है बच्चे। जी हाँ बच्चे, हम लोग बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी means what? More about half. कंजर्वेटिव मतलब बचा करके रखना, मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान दीजिए क्या है मतलब सेमी। तो इसमें मैथ्यू और स्टॉल, फ्रैंकलिन स्टॉल, साइंटिस्ट का नाम है मैथ्यू मिसेल्सन, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। फ्रैंकलिन स्टॉल 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किए लोग। क्या किए भाई, उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को सेलेक्ट किया और किया क्या चीज कि उसके नाइट्रोजन को चेंज करना चाहा। यानी वही नाइट्रोजनस बेस होगा, उसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो नाइट्रोजनस बेस होगा। तो उस नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी क्वालिटी को उन्होंने चेंज किया। कैसे किया, हेवी नाइट्रोजन बनाया, हेवी नाइट्रोजन का ऐड किया। जनरल नाइट्रोजन क्या होता है, N14 होता है। इन लोगों ने क्या किया कि उसको कल्चर मीडियम में लगातार जो है कई जनरेशन तक जो है हेवी नाइट्रोजन यानी कि N15 जो है ऐड कर दिया। पूरी तरह से वह डीएनए में नाइट्रोजन कैसा मिला, N15 मिला। उसको एक्सट्रैक्ट करके सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, चूंकि हैवी है तो देखा गया क्या चीज कि यह बॉटम में वो डीएनए जो है कहा जाए कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते लगा हुआ है, बैठा हुआ है। अब देखिए इसको अब कराते हैं क्या चीज, फर्दर अब ग्रोथ कराते हैं। इसमें करेंगे क्या चीज, अब इस एस्चेरिचिया कोलाई को हम लोग एक दूसरे कल्चरल मीडियम में डालते हैं। यानी कि मिसेल्सन और स्टॉल ने डाला, इसको मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो उन्होंने अब अगला कल्चर मीडियम में क्या किया कि लाइट नाइट्रोजन जो है ऐड कर दिया। लाइट नाइट्रोजन यानी कि जनरल नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन जो है ऐड किया और तुरंत 20 मिनट्स में, देखिए 20 मिनट में एक रेप्लिकेशन एस्चेरिचिया कोलाई में कंप्लीट हो जाता है। 20 मिनट्स के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके देखे तो वह कैसा मिला, हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड मिला
मतलब कि उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करा करके देखे। सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराए तो वह कहा उसका पोजीशन मिला, उसका पोजीशन मिला देखिए बीच में, करीब करीब इन द सेंटर मिला। ठीक, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये हेवी नाइट्रोजन वाला है, यानी कि N15, और ये ब्लैक वाला क्या चीज है, N14 है। ठीक, तो अब इसमें क्या मिला, एक N14 और एक दूसरा क्या चीज N15 मिल रहा है, जो एक डीएनए से रेप्लिकेट होकर के दो रेप्लिका इसके मिले। दोनों में क्या चीज मिला, एक N14 और दूसरा N15 मिला है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हाइब्रिड कहा गया। और यानी कि एक लाइट और एक हेवी होने से इसका पोजीशन कहां मिला, थोड़ा सा और ऊपर आ गया, इसे ऊपर आ गया। अब चलिए अगला 40 मिनट्स के बाद, यानी कि फिर इसके रेप्लिकेशन हुए होंगे। उस समय देखा यानी कि 2 से बने अब क्या चीज, 4 बने, इससे ये 2 बने और इससे ये 2 बने। यहां क्या देखे आप, इनको जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो 2 लेयर्स मिले, 2 लेयर्स में ये जमा हुए। ऊपर जो है लाइट और थोड़ा सा नीचे जो है, जो हाइब्रिड था वह, जिसमें क्या चीज है, N14 भी है और N15 भी है, वो थोड़ा सा उसका पोजीशन नीचे मिला बॉटम में। लाइट वाला ऊपर चला गया, जिसमें कि पूरा का पूरा N14 है, N14 दोनों के दोनों N14 वाला कौन सा है, आप ध्यान दीजिए। N14 वाला देखिए, हम लोग ब्लैक वाले को क्या किए हैं, N14, ये है दोनों N14 वाले, ये है N14 वाले। ठीक, ये क्या चीज है, N15, N14। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं क्या चीज कि 2 स्ट्रैंड जो है वो क्या चीज मिला, हाइब्रिड मिला, और एक एक स्ट्रैंड जो है ओरिजिनल, जो कि जो लाइट वाला नाइट्रोजन वाला जो है यानी N14 वाला मिले। इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया, कंजर्व, सेमी कंजर्वेटिव। मतलब जब भी कोई डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक उसमें अपना पेरेंटल, जो हम लोग बात किए थे ना पहले, जो फिगर बनाए हुए थे कि एक स्ट्रैंड जो होता है पेरेंटल होता है, और एक स्ट्रैंड जो नया बनता है वह डॉटर स्ट्रैंड होता है। यानी कि एक बिल्कुल नया बनता है और एक क्या होता है, पहले का पुराना होता है। यानी पुराने वाले को कंजर्व करके रखता है, उसी के टेम्पलेट पर ही बनता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। बच्चे इसको और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा, जो कि विसिया फाबा में। अब उनमें इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को यूज किया, उसमें रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को यूज करके, या ये कहें कि एस्टॉल ने, जो ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों को कहना, कि थाइमिडीन को रेडियो एक्टिव बनाया उसने। थाइमिडीन जो है उसमें क्या बनाया, रेडियो एक्टिव बनाया, और उसके आधार पर भी देखा तो उसको पता चला कि एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड बना। अर्थात इसको, इसी प्रोसेस को कहा गया क्या चीज, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन वाला टॉपिक आज समाप्त हुआ बच्चों। अगले दिन हम लोग अगली सीरीज पर बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।